Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. तो 7th क्लास चैप्टर नंबर 4 हीट में हमने टेम्परेचर, हीट ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, कंडक्शन भी पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो लेट्स रीड. मटेरियल्स which conduct heat rapidly are called good conductor of heat and material which do not conduct heat rapidly are called bad conductor or insulator of heat. तो good conductor of heat क्या होते हैं? जो कि हीट के साथ में बहुत जल्दी कंडक्ट करने लगते हैं. जैसे ही उन्हें थोड़ी सी हीट मिली वो पूरे में बहुत जल्दी फैल जाते हैं, तो वो तो हो गए गुड कंडक्टर. और जो मटेरियल हीट के साथ में अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं वो कहलाएंगे बैड कंडक्टर. ऑल मेटल एंड देयर अलॉय आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो ज़्यादातर जितने भी मेटल होंगे या उनके अलॉय, अलॉय क्या होता है बच्चों कि दो मेटल से मिलकर कोई तीसरा मेटल हम बना लें तो वो हमारे अलॉय कहलाते हैं. तो ये भी हमारे क्या होंगे? गुड कंडक्टर होंगे. फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, ब्रास, स्टील, सिल्वर ये सभी गुड कंडक्टर हैं. ग्लास, एयर, प्लास्टिक, रबर ये सारे क्या हैं? इंसुलेटर हैं. यानी सो मोस्ट लिक्विड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो ज़्यादातर आपने क्या देखा होगा कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी वो क्या होंगे? इंसुलेटर होंगे हीट के. एप्लीकेशन ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको लर्न करने हैं. यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर. तो पहले हम यूजेस सीखते हैं. First one is cooking utensil are usually made metal like copper and aluminum and their alloy like brass and stainless steel because they are good conductor of heat. तो हम किस में इसका यूज़ करेंगे? cooking utensil में. Second is boiler are often made with copper because copper is a good conductor of heat. तो बच्चों बॉयलर क्या होता है? बॉयलर में हम हीट जनरेट करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं. तो ये किसके बने होते हैं? ये भी कॉपर के बने होते हैं और ये भी गुड कंडक्टर होते हैं. नेक्स्ट, बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट मरकरी इज़ यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड. तो जो मरकरी होता है यानी पारा, ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है. सो वैसे तो ज़्यादातर हमारे जितने भी लिक्विड्स होंगे वो पुअर कंडक्टर होते हैं, बट मरकरी गुड कंडक्टर है. सो इसीलिए इसको हम थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स में यूज़ करेंगे. Cooling coils of refrigerator and the conditioner are made of copper as they are easily conduct away the heat. तो इनका यूज़ हम किस में? रेफ्रिजरेटर एंड एसी में भी करते हैं, एयर कंडीशनर में भी करते हैं. Copper tubing is used in automobile radiator as they readily take heat from hot water coming from the side engine. तो जो कॉपर ट्यूबिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, रेडिएटर जो होते हैं उन रेडिएटर्स यानी जो कार वगैरह होती हैं उनमें रेडिएटर जो लगे होते हैं वो भी कॉपर के ही बने होते हैं, क्योंकि कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर है. यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर का क्या यूज़ होता है? लाइक द बोटल, सॉस पैंस आर प्रोवाइडेड विथ वुडन और एवोनाइट हैंडल as wood and ebonite are poor conductor of heat. We can hold them when the object are hot. तो जितने भी बॉटल्स हो गए, ये सॉस पेंस हो जाते हैं, तो इनमें क्या करते हैं? इनके हैंडल होते हैं वो वुड के होते हैं या एबोनाइट के होते हैं, क्योंकि ये तो बैड कंडक्टर हैं हीट के, तो ये जल्दी गर्म नहीं पड़ते हैं. इसीलिए इनके हैंडल को पकड़ के हम अपना जो भी वर्क करना होता है वो आसान हो जाता है. नेक्स्ट, पुअर क्लोथ वूलन क्लोथ्स आर कंफर्टेबल विंटर सीजन. तो आप सभी को पता है हम लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में. वूलन क्लोथ्स हैव फाइन पोर्स विच आर फिल्ड विद एयर. तो इनमें छोटे छोटे से पोर होते हैं जिनसे एयर घुसती है. एयर एंड वूल बीइंग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो जो हवा होती है और वूल होती है ये दोनों ही क्या है? पुअर कंडक्टर हैं हीट के. एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम लूजिंग हीट टू द कोल्ड सराउंडिंग. तो होता क्या है कि जब आपकी बॉडी में ये कोई आपको एनर्जी मतलब हीट जनरेट नहीं करते हैं, आपकी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर निकलने से रोकते हैं. तो जो वूलन आप पहनते हो उससे क्या होता है? आपकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकलने से रुक जाती है. फिर क्या है? सॉडस्ट बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ यूज्ड टू कवर आइस ब्लॉक एंड प्रिवेंट
देम फ्रॉम मेल्टिंग क्विकली। ऐसे ही जो आइस होती है उसको जल्दी रोकने के लिए क्या लगाते हैं, सॉडस्ट लगाते हैं, जो कि क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का। मतलब उसको इस तरह से कवर किया जाता है एक कपड़े से, जो कि किसका बना होता है, सॉडस्ट का, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिससे वो जल्दी से पिघलने से रुक जाती, मेल्ट नहीं हो पाती है। अ न्यू क्विल्ट इज़ वार्मर देन द ओल्ड वन। तो आपने ये भी देखा होगा, जब हम न्यू क्विल्ट लेके आते हैं, क्विल्ट मतलब होता है रजाई, तो जब वो नया लिहाफ लेके आते हैं वो ज़्यादा गर्म होता है रादर देन ओल्ड। सो अ न्यू क्विल्ट कंटेन मोर ईयर पॉकेट्स, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईयर पॉकेट्स होते हैं। सो इट एंट्रप्स मोर ईयर एंड हैंस इट इज बेटर इंसुलेटर। और इसीलिए वो क्या करता है, जो नई हवा आती है उसको आने से रोकता है, और जो हीट है उसको उसी के अंदर रखे रहता है। तो मतलब उसकी हीट को बाहर रिलीज नहीं होने देता, इसीलिए वो बेटर इंसुलेटर है। आइस बॉक्स रेफ्रिजरेटर हैव इनर लीनिंग ऑफ ग्लास वुड विच इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसी तरह से ये आइस बॉक्स हो गया, रेफ्रिजरेटर, इनके जो इनर लाइनिंग होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, जो कि हीट का पुअर कंडक्टर होता है। नेक्स्ट इज कन्वेंशन। इट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अमॉन्ग fluid. When a fluid, whether a liquid or gas, is heated, its particles gain thermal energy which increase their kinetic energy. The increased kinetic energy increase the frequency of collision among the particles. तो जैसे कि हमने कंडक्शन में पढ़ा था, उसमें क्या कर रहे थे, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे, जिसके थ्रू हीट कंडक्ट हो रही थी। और इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड के थ्रू होती है, यानी किसी लिक्विड जो होता है उसमें ये फ्लो होती है। तो जैसे ही किसी लिक्विड में या गैस में हीट ट्रांसफ़र होती है, इसके पार्टिकल्स को थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है। और जैसे जैसे ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो मोशन में होती है, ऐसी एनर्जी जब इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कोलाइजन मतलब उनमें एक दूसरे से जो काइनेटिक एनर्जी मिलने की फ्रिक्वेंसी होती है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और इस तरह से कन्वेक्शन होता है। तो कन्वेक्शन समझ में आया ना बच्चों? हाँ, कन्वेक्शन में क्या होगा, ये लिक्विड या गैसेस में फ्लो होता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। Every time the particle collide, they transfer the heat energy and the fluid become less denser with increasing volume. The fluid, after being less denser as lighter, rises up to the replaced by the cold heavier fluid. This cycle movement of water during heating is called the convection current. So अब क्या होता है कि हर पार्टिकल जो कोलाइड कर रहा होता है वो हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, और जैसे ही फ्लूइड हमारा कम डेंजर हो जाता है, मतलब कम घना, उसका घना हो जाता है, कम घनत्व हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगेगा। और जो भी हमारा फ्लूइड है वो जैसे ही कम डेंजर का मतलब होता है यहाँ पे डेंसिटी से, मतलब उसका घनत्व कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, और इसकी वजह से वो लाइट हो रहा है, जिसकी वजह से जो कोल्ड हैवी फ्लूइड होता है वो क्या होगा, वो नीचे हो जाएगा और लाइट वाला ऊपर उठने लगेगा। मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सपोज़ करो आपने एक बाल्टी में, एक बकेट में वाटर भरा है, और आप जब उसमें वाटर गर्म करते हैं, यानी जब सर्दियों में आप रॉड लगा के पानी को गर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, कन्वेक्शन करंट ही फ्लो होती है। और ये कन्वेक्शन करंट क्या होती है कि आपने वाटर को गर्म किया तो ऊपर जैसे रॉड डाली, ऊपर का वाटर तो गर्म हो जाता है, नीचे हैवी पार्टिकल होते हैं कोल्ड वाटर के, तो वो नीचे रह जाते हैं। जैसे जैसे उन्हें हीट एनर्जी मिलती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कोलाइड होने लगती है, वाइब्रेशन करने लगती है, और फिर क्या होता है, वो जो वाटर गर्म होता जाता है उसमें हीट एनर्जी आने लगती है, तो वो ऊपर राइज अप होने लगता है, ऊपर उठने लगता है। तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट वर्क करती हैं। एयर टू इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर of heat, being a gas it can flow and spread fast and transfer heat by convection. ऐसे ही एयर भी बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो जैसे ही उसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड आउट करने लगता है, फैलने लगता है
ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट। सो चिल्ड्रन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन करंट। इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होते हैं, लाइक वेंटिलेटर में इसका यूज़ कर सकते हो आप, और लैंड एंड सी ब्रीज। तो ये जो हमारा नेचुरल फिनोमिना है यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। लैंड एंड सी ब्रीज नियर द कोस्टल एरिया आर द रिजल्ट ऑफ द कन्वेंशनल करंट up in the air since land surface is better conductor of heat than water it get heated faster during the day। तो यही होता है कि दिन के समय में जब बहुत ज़्यादा धूप हो रही होती है तो हमें गर्मी लगती है, बट समुद्र के पास का जो एरिया होता है वहाँ पे वो क्या होता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। वो क्यों होता है, ड्यू टू कन्वेंशन करंट की वजह से। दिस मेक द एयर क्लोज टू द लैंड सरफेस वार्मर। तो जो हमारी ज़मीन का एरिया होता है उस वहाँ पर जो एयर होती है वो उसको क्या कर देती है, गर्म करती है। द वार्मर एयर राइजेस अप एंड कूल एयर फ्रॉम द सी रसेस टू टेक इट्स प्लेस। दिस गिव्स राइज टू द सी ब्रीज। इसको आप सिंपल से ऐसे समझ सकते हो कि जितनी भी जो गर्म हवाएं होते हैं, गर्म पार्टिकल होते हैं, वो हल्के होते हैं, इसीलिए हवा में तैर सकते हैं, और जो कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे ही बैठे रह जाते हैं। इसीलिए जो हमारा सी ब्रिज साइड है वो नाइट के टाइम पे लैंड जो होता है वो तो ठंडा रहता है, लेकिन उसका जो ऊपर का गर्म एरिया, ऊपर का पोर्शन होता है यानी एटमॉस्फेयर, वो गर्म रहता है। ओशियन करंट, तो ये भी ओशियन करंट का भी सेम वही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज रेडिएशन, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी having no contact between them and without the help of any medium is called the radiation। तो रेडिएशन में क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है रेडिएशन के थ्रू होता है, भले ही उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो या ना हो। इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसमिटेड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या हो रहा था, हीट पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही थी, बट इन रेडिएशन देयर इज़ नो नीड ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। तो इनके बीच में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। रेडिएशन में हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ पार्टिकल्स। ऑल द हॉट ऑब्जेक्ट वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कैन ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन कैन अकर इवन इन वैक्यूम। तो ये हमारा वैक्यूम में भी हो सकता है। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ कोई हवा, पानी, कुछ भी गैसेस कुछ ना हो। फॉर एग्जाम्पल हीट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सन टू द अर्थ बाय द रेडिएशन। जैसे कि अब हीट जो हमारे सन से लेके अर्थ तक आती है, तो क्या सन अर्थ तक आता है चल के? नहीं ना। ये किसकी वजह से होता है? उसके रेडिएशन यानी उसके विकिरण, उसके रेज की वजह से होता है। द सन रेडिएटेड हीट एंड दिस हीट इज कॉल्ड द रेडिएंट हीट। और इस तरह से जो हमें हीट मिल रही है उसे हम क्या कहते हैं? रेडिएंट हीट होती है। द अमाउंट ऑफ हीट रेटेड बाय हॉट बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, इट्स कलर एंड नेचर। तो ये किस पर डिपेंड करता है? इसका अमाउंट टेम्परेचर पर, कलर पर और नेचर पर। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, रेडिएंट हीट। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। तो जहाँ से हमें हीट आ रही है उस सोर्स से लेके जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच के डिस्टेंस पर हीट कितना एब्जॉर्ब हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी वहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। अ बॉडी क्लोजर टू द सोर्स रिसीव मोर हीट देन वन फार्दर फ्रॉम द सोर्स। तो जो पास में होगा ऑब्वियसली उसके पास हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी और जो दूर होगा उसके पास में कम। दैट इज़ रीज़न दैट इनर प्लानट आर मोस्ट वार्मर देन द आउटर प्लानट। तो यही एक रीज़न है कि जो इनर प्लानट होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं और आउटर प्लानट हमारे कम गर्म होते हैं। ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर हीट एब्जॉर्बर। जितनी भी ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। that the white body as well as black bodies are better heat radiator than the white bodies. Brightly shining surface is poor absorber heat radiation because it affect the radiant falling on it। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक आप काला कुछ भी जो हमारे सोलर पैनल होते हैं उनके बॉडी भी हम ब्लैक बनाते हैं क्योंकि वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वही हीट एनर्जी कन्वर्ट होकर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
मिल जाती है। जितनी भी वाइट बॉडी होती हैं वो हमारी कैसी होती है, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। हाँ, तो यही रीज़न होता है कि गर्मियों में लोग वाइट कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हीट उनमें एब्जॉर्ब नहीं होती है। अगर उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हैं तो उनमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, इसीलिए लोग गर्मियों में ब्लैक कपड़े जनरली पहनना पसंद नहीं करते हैं। सो चिल्ड्रन, यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। राइट लॉन्ग आंसर, तो आज आपको लॉन्ग आंसर भी करने हैं, मैं फटाफट बताती जा रही हूँ। तो बच्चों, लॉन्ग आंसर 1 का आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ही करना है, उसके बाद एक लाइन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी ऐड करनी है। लॉन्ग आंसर 2 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। लॉन्ग आंसर 3 का आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। लॉन्ग आंसर 4 का आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे पहले, फिर उसके बाद में एक लाइन आपको ये वाली ये लाइन क्लिनिकल थर्मोमीटर से लेके प्रिंटेड स्केल तक ये करना है, और उसके बाद में इसके 2 यूजेस भी लिखने हैं। थोड़ा लेंथी है बट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको लर्न करना है। ओके, लॉन्ग आंसर 5 का आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, और उसके बाद में आपको ये कंडीशन भी लिखनी है। ठीक है, ये हमारे 5 का आंसर हो गया। 6 का आंसर आपको गुड और बैड कंडक्टर के 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ लिखोगे, सेकंड पॉइंट ये लिखोगे, थर्ड पॉइंट भी ये पूरा लिखोगे, फोर्थ भी ये कंप्लीट करोगे, 5 में यहाँ तक करोगे। ठीक है, बैड कंडक्टर में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, थर्ड पॉइंट कंप्लीट करना है, 4 पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, और 5 पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट करना है। चिल्ड्रन, 7th और 8th हमने रीड कर लिया है, हमें इसका आंसर पता है, तो हम ये तो नहीं करेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, रेडिएशन। तो रेडिएशन लास्ट क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था, तो इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये रेडिएंट हीट 7th का आंसर है। रेडिएशन का आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके बच्चों, 5.5 जिसमें डेफिनेशन दे रहे हैं उसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे, और 4 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे। तो बच्चों, हमारे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और डेफिनेशन सारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट स्टडी करेंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।